हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का तीसरा चैप्टर और इसमें हमने स्टार्ट कर दिया था। हमने दो सैलिएंट फीचर पढ़ भी लिए थे, उनको एलोबरेट भी कर लिया था और उनका एनालिसिस कर लिया था। पहली हेडिंग थी द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा था ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। और अब हमें पढ़ना है द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कहा गया है कि ये रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस को क्लासिफाइड किया जा सकता है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और एज ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इन दो पार्ट्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि हमने जो हमारी इस चैप्टर की पहली हेडिंग थी लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। और यहाँ पे जो है दूसरा कैटेगराइजेशन आया है एक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का, जो है कि क्या ये है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। A rigid constitution is one that requires a special procedure for its amendment। इसमें कहा गया है कि एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एक कठोर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वह ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है कि जिसमें अमेंडमेंट लाने के लिए, जिसमें चेंज लाने के लिए किसी स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत होती है, स्पेशल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आप इजीली चेंज नहीं ला सकते हैं। अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट लाना है तो वहाँ पे क्या होता है, उसके लिए पहले एक स्पेशल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद ही अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। इसीलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है। A flexible constitution, on the other hand, is one that can be amended in the same manner as the ordinary laws are made, as for example the British Constitution। ये जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि जिसको इजीली अमेंड किया जा सकता है। जैसे कि हम ऑर्डिनरी जो सामान्य लॉज होते हैं उनको बनाते हैं, इस मैनर में सिंपली उनको चेंज किया जा सकता है, जैसे कि ऑर्डिनरी लॉज को अमेंड किया जाता है। ठीक है। और जो कि एग्जाम्पल है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट इजीली किया जा सकता है, जैसे कि कोई ऑर्डिनरी लॉ में चेंजेस किए जाते हों, ऐसे ही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में इजीली चेंज किया जा सकता है, इजीली अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट ए सिंथेसिस ऑफ बोथ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा गया है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो न तो रिजिड है, न तो ज़्यादा ही कठोर है, और न ही इसमें ज़्यादा लचीलापन है, नॉर फ्लेक्सिबल, बट ए सिंथेसिस ऑफ बोथ। बल्कि यह क्या है, इन दोनों का एक सिंथेसिस है, इन दोनों का एक मिला जुला रूप है। ठीक है। आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। जो आर्टिकल 368 है वो अमेंडमेंट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टू टाइप्स के प्रोविजंस को प्रोवाइड करता है। उसमें पहला है सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें कहा गया है कि जो कुछ प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किए जाते हैं कि जब एक तो स्पेशल मेजॉरिटी, उसके लिए पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज़ ए 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी प्रोविज़न है, अगर उनमें अमेंड करना है तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी होगी पार्लियामेंट में। मतलब ये है कि ईच हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो,
अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस कहा जाता है राज्यसभा को और लोअर हाउस कहा जाता है लोकसभा को। दोनों में ही क्या होना चाहिए, टू थर्ड मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। वहाँ पर जितने भी प्रेजेंट हो और जितने भी वोट कर रहे हो उसकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, उस प्रोविज़न के लिए उनका वोट पड़ना चाहिए। ठीक है, जितने भी उस टाइम पे ईच हाउस में दोनों में ही अलग अलग ये बोला गया है उनकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। एंड ए मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, और मेजॉरिटी होनी चाहिए टोटल मेंबरशिप में दोनों ही हाउसेस में। ठीक है, लोकसभा में भी होनी चाहिए और राज्यसभा में भी मेजॉरिटी ऑफ मेंबरशिप होनी चाहिए उस प्रोविज़न के एग्री होने के लिए उस प्रोविज़न में। ठीक है, उनका वोट जाना चाहिए उस प्रोविज़न के लिए। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा प्रोविज़न उसमें आर्टिकल 368 में आया है, उसमें ये कहा गया है कि सम अदर प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड विद द रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। इसमें कहा गया है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है आर्टिकल 368 के थ्रू, तो कुछ प्रोविजंस के लिए ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि उनमें अगर अमेंड करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए और उसके साथ ही साथ जो आधे से ज़्यादा स्टेट्स हैं उनका रेटिफिकेशन भी होना चाहिए, यानी उनका एग्रीमेंट भी होना चाहिए, वो भी उसमें राज़ी होने चाहिए। ठीक है, उनका एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए उस चीज़ के लिए जिस पर अमेंडमेंट होना है। एट द सेम टाइम सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय ए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इन द मैनर ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। इसमें ये कहा गया है कि ठीक उसी समय कुछ ऐसे प्रोविज़न भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जिनको हमारे पार्लियामेंट में एक सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू अमेंड कर लिया जाता है इन द मैटर ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक है, जो भी जब हम ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस बनाते हैं, मतलब कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस जब हम कोई भी अपने सामान्य नियम बनाते हैं, सामान्य लॉ मेकिंग प्रोसेस होती है, तो उसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है और उस लॉ को बना दिया जाता है, लॉ पास हो जाता है। ये इसमें बताया गया है। ठीक है, कि अगर हमें किसी भी लॉ को पास करना है तो उसके लिए कई बार ऐसे प्रोविज़न होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि बस पार्लियामेंट में उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है उन लॉज़ को बनाने के लिए या उनके इनेक्टमेंट करने के लिए। ठीक है, नोटेबली दीज अमेंडमेंट्स डू नॉट कम अंडर आर्टिकल 368, लेकिन जो ऐसे अमेंडमेंट हैं वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते हैं। चलिए, फोर्थ जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो एक सैलिएंट फीचर है, इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। ठीक है, फेडरल सिस्टम का मतलब होता है एक संघीय व्यवस्था। ठीक है, एक संघीय तंत्र विद यूनिटरी बायस, जो एकात्मकता को लिए हुए हो। ठीक है, अभी इसको मैं समझाऊंगी कि इसका क्या मतलब है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशेस ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें कहा गया है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट करता है। फेडरल सिस्टम मीन्स होता है एक संघीय तंत्र। ठीक है, संघीय व्यवस्था इस टाइप से है कि जिसमें सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम की तरीके से इसको माना जाएगा। इट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर्स ऑफ ए फेडरेशन। जो ये फेडरल सिस्टम होता है इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, विज 2 गवर्नमेंट यानी 2 गवर्नमेंट। ठीक है, डिवीज़न ऑफ पावर्स का डिवीज़न होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म। उसमें ये हैं फेडरल
However, the Union Constitution also contains a large number of unitary और non-federal feature। और उसके बाद ये कहा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा भी है कि उसमें लार्ज नंबर में कुछ यूनिटरी या फिर नॉन फेडरल फीचर्स भी हैं, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग सेंटर ये फंक्शन है। ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया में, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी मीन्स कि जो हमारा एक सुप्रीम कोर्ट है वही हमारी क्या है, वो हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी है जुडिशरी के लिए, ये इंटीग्रेटेड है। फिर वो कोई किसी डिस्ट्रिक्ट से आए, फिर भले किसी स्टेट से आए, किसी कहीं भी पूरी कंट्री में कहीं से भी वो आ सकता है, उसके लिए वो सर्वोच्च होगा। हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वोच्च है। ठीक है, चाहे फिर वो सेंटर का हो या फिर स्टेट का हो, सबके लिए उसका जो है, सबके ऊपर उसका डिसीजन क्या होगा, मान्य होगा सुप्रीम कोर्ट का। ये बोला गया है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, मतलब कि जो स्टेट गवर्नर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है सेंटर के द्वारा। ठीक है, केंद्र से स्टेट में गवर्नर्स भेजे जाते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड सो ऑन। ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब जो ऐसी सर्विसेज जो सेंट्रल सर्विसेज होती हैं पूरे भारत में होती हैं, जैसे कि यूपीएससी है। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इमरजेंसी प्रोविजंस एंड सो ऑन। ठीक है, मोर ओवर द टर्म फेडरेशन हैज़ नाउ वेयर बीन moreover the term federation has nowhere been used in the constitution। ये कहा गया है कि जो फेडरेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 1 ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। कहा गया है कि वहीं दूसरी तरफ जो आर्टिकल 1 है वो उसमें ये लिखा गया है, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 बताता है इस चीज़ को कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, विच इम्प्लाइज 2 थिंग्स, जो कि 2 चीज़ों को बताता है। क्या बताता है? फर्स्ट थिंग इज़ पहली चीज़ है 1, इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि जो इंडियन फेडरेशन है, जो इंडिया का एक पूरा फेडरेशन है वो, या इंडिया का जो एक संघ है वो क्या है कि ऐसा नहीं है कि जो हम इसमें जो सेंटर है उसने क्या है, स्टेट से एक एग्रीमेंट कर रखा है तब वो जुड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एंड नंबर 2, नो स्टेट हैज़ द राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। और दूसरा ये है कि कोई किसी भी स्टेट को यह अधिकार नहीं है कि वह इस इंडियन फेडरेशन से अलग हो जाए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इंडियन फेडरेशन के एक यूनिटरी फंक्शन को दिखाया गया है, और ये दिखाया गया है कि इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया क्या है, यूनियन है, स्टेट्स का एक यूनियन है। ठीक है, जिसमें कि क्या है, ऐसा नहीं है कि स्टेट्स चाहें तो आज अलग हो जाएं इंडियन फेडरेशन से, तो ऐसा ये अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं, ये उसी में बाइंड रहेंगे। और दूसरा ये बताया कि और ऐसा भी नहीं है कि इंडियन फेडरेशन ने ये तभी इंडियन फेडरेशन बना है कि इसके लिए स्टेट्स से कोई एग्रीमेंट किया गया हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ये कहा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये इनसे ही मिलकर बना है, इन स्टेट से मिलकर ही हमारा इंडियन फेडरेशन बना है। इसके लिए इसको अलग से कोई एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं हुई है कि इन स्टेट से पहले एग्रीमेंट किया गया हो कि आप हमें जुड़े रहिए या हमारे साथ रहिए, बल्कि यह इनका ही कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इससे इन स्टेट से बन के ही क्या बना है, हमारा यूनियन बना है, इंडियन फेडरेशन बना है, और ना ही इन स्टेट्स को अलग होने का अधिकार है इंडियन फेडरेशन से। इस आर्टिकल 1 में ये बताया गया है। उसके बाद
Hence, the Indian Constitution has been variously described as federal in form but unitary in spirit. इसमें कहा गया है कि इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस प्रकार से डिस्क्राइब किया जाता है कि फेडरल इन फॉर्म, कि क्या है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है अपनी फॉर्म में तो फेडरल है, अपने फेडरल रूप में है, लेकिन यूनिटरी इन स्पिरिट, लेकिन जो है अपनी आत्मा से क्या है, यूनिटरी है। मीन्स इसका कहने का मतलब अभी आप आगे समझेंगे, अभी मैं समझा दूंगी, फिर पहले इस लाइन को पूरा पढ़ लेते हैं। यह क्वासी फेडरल बाय के.सी. वियरे, जो के.सी. वियरे थे उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कहा है, मतलब कि क्वासी फेडरल यानी अर्ध संघ कहा है, ठीक है, ना तो पूरी तरीके से संघ कहा है और ना पूरी तरीके से एकात्मक कहा है, इन्होंने अर्ध संघ कहा है। वेयर ठीक है, के.सी. वियरे, ठीक है। और उसके बाद बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा गया है इंडियन फेडरेशन को, वो कहा है बाय मॉरिस जोन्स, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा गया है ग्रेनविल के द्वारा। ऑस्टिन, फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बाय आइवर जेनिंग्स एंड सो ऑन। इसमें कहा गया कि जो आइवर जेनिंग्स से उन्होंने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है कि फेडरेशन तो है विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, लेकिन क्या है सेंटर को मतलब कि ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता है, सेंटर को दिया जाता है। ऐसी टेंडेंसी है कि सेंटर के उसमें रहकर कार्य किया जाए, ठीक है, यानी केंद्र के उसमें कार्य किया जाए, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। तो हम इसमें अभी समझ रहे थे कि हेंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, इसीलिए ऐसा कहा गया। जब आपने देखा कि हमने अभी आर्टिकल 1 में ये पढ़ा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब इसमें से किसी भी स्टेट्स को न तो ऐसा है कि ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो इंडियन फेडरेशन से अलग हो सकते हैं, और ना ही इसके लिए इंडियन फेडरेशन ने जो स्टेट्स हैं उनसे अलग से कोई एग्रीमेंट किया है कि आप हमारे संग जुड़े रहें, ऐसा उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, ठीक है। ये कहा गया है कि ये इसी का एक अंग है, इसी का एक पार्ट है, और जितने भी स्टेट्स हैं उन सब से मिलकर ही हमारा क्या बना हुआ है, उन सब से मिलकर ही हमारा इंडियन यूनियन बना हुआ है, ठीक है। तो हमने तभी ये कहा कि फेडरल इन फॉर्म, यह अपने फॉर्म में यानी यह अपना जो आकार है इसका, ये फेडरल फॉर्म लिए हुए है, लेकिन जो स्पिरिट यानी जो इसकी आत्मा है वो यूनिटरी है। ये ऐसा इसलिए कहा गया है, ये जो लाइन ये जो यहाँ पे ये कही गई है, ये फ्रेज़ इसलिए कही गई है फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे तो देखिए आप कि हमारे इंडिया में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो अपना फंक्शन करने के लिए काफ़ी चीज़ों में फ्री होती हैं, ठीक है। और ये अभी हमने जब फेडरल के ये कुछ फंक्शंस पढ़े थे तो आप यहाँ से समझेंगे कि जैसे ये फेडरल सिस्टम है, तो फेडरल सिस्टम में क्या क्या होता है, हमारे इंडिया में जो है 2 गवर्नमेंट, मीन्स कि स्टेट की अलग गवर्नमेंट है, किस वहाँ पे सीएम है स्टेट में, हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग बनता है अपना पूरा कैबिनेट वहाँ पे होता है उनका, और सेंटर में भी है, सेंटर में पूरे देश के लिए पीएम होते हैं। तो ये हो गया 2 गवर्नमेंट, डिवीज़न ऑफ पावर्स भी है, इसी में आप देखते हैं हर स्टेट को अपनी अथॉरिटी होती है, उनका अपना डेवलपमेंट करने का क्राइटेरिया होता है, ठीक है, वो अपना कर सकते हैं, सेंटर का अपना अलग होता है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको तो हम सभी को फॉलो करना है, लेकिन इसमें से हमने 2 चीज़ें जैसे डिवीज़न ऑफ पावर और ये 2 गवर्नमेंट, जो इसके 2 फेडरल फीचर्स हमने देखे थे, तो इसी के लिए यहाँ पे कहा गया है कि फेडरल इन फॉर्म। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कई बार अपने जो काफ़ी डिसीजंस होती हैं अपने एरियाज़ के हिसाब से, अपने स्टेट्स के हिसाब से लेती हैं उनके फर्दर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, वो उसके लिए फ्री होती हैं, सेंटर अपने हिसाब से लेता है। तो इसीलिए कहा गया है कि फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। ये इसलिए कहा गया है कि देखिए जब जैसे कभी कभी कोई भी वॉर हो जाती
जाता है या फिर कोई भी हमारा जब नेशनल इम्पोर्टेंस की बात आती है तो वहाँ पे जो होता है, या फिर इंटरनेशनल लॉज की बात आती है तो वहाँ पे पूरा जो भी डिसीज़न लिया जाता है वो सेंट्रल डिसीज़न लेता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर डिसीज़न लेती है। और जब कभी अगर कोई विवाद होता है तो स्टेट और सेंटर में, तो तब भी सेंटर को ही उसमें बाकी रेजिडरी पावर्स जो हैं वो सेंटर के पास रहती हैं। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि जो ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अपने फॉर्म में जो दिखता तो है कि ये फेडरल है, मतलब फेडरल मीन्स की हो गया कि टू गवर्नमेंट। देखिए, हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, सेंटर की अपनी गवर्नमेंट होती है। आप सुनते हैं स्टेट गवर्नमेंट ने ये किया, सेंटर के अलग रूल आते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेट गवर्नमेंट अपने लोगों की डेवलपमेंट के लिए अलग अलग स्कीम्स टाइम पे चलाती रहती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलाती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर्म्स में तो क्या है, ये फेडरल है और डिवीज़न ऑफ पावर्स भी होता है। ठीक है, लेकिन यूनिटरी इन स्पिरिट वहीं आप देखते हैं कि जैसे कोई भी नेशनल इम्पोर्टेंस की बात आ जाती है तो, या इंटरनेशनल कोई ट्रीटी है तो उसमें जितने भी बड़े फैसले लिए जाते हैं वो सब आ जाते हैं। या फिर कोई इमरजेंसी का टाइम है तो उसमें सारा जो प्रशासन है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किसके पास चला जाता है, सेंटर के पास चला जाता है। ठीक है, तब इसको बोला गया है यूनिटरी इन स्पिरिट। और अब ये आगे दिए गए हैं कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे, अलग अलग जो काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्टाइज लोग थे, वो उन लोगों ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या कहा है, क्या क्या उसको नाम दिए हैं, उसके बारे में बताया गया। कि जैसे जो केसी विहरे थे, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये सब विशेषताओं को देखते हुए, ऐसी क्वालिटीज़ को देखते हुए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कहा। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से फेडरल नहीं है लेकिन क्वासी फेडरल है, यानी ये क्या है, यानी अर्ध संघ है। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट हैं, और उसके ये है बार्गेनिंग फेडरलिज्म बाय मॉरिस जोन्स। जो मॉरिस जोन्स थे, उन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को नाम दिया बार्गेनिंग फेडरलिज्म। जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में कहा कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म की तरह है। ठीक है, और नेक्स्ट है जो है ग्रेनविल ऑस्टिन ने, जो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, जो इंडिया का सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम है, इसको कहा कि जो इंडिया का सिस्टम है वो कैसा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ये कहा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक, और उसके बाद जो आइवर जेनिंग्स थे, आइवर जेनिंग्स ने कहा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया का जो सिस्टम है गवर्नमेंट चलाने का, वो क्या है, वो इस चीज़ पे बेसिस है कि फेडरेशन तो है उनका, लेकिन उनकी जो टेंडेंसी है वो किस पर बेस्ड है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है उनकी। मतलब ज़्यादातर वो किसको महत्व दिया जाता है इंडिया में, सेंटर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हम अभी ये भी पढ़ेंगे कि जितनी भी जो हमारी रेजिडरी पावर्स होती हैं, रेजिडरी सब्जेक्ट्स होते हैं, रेजिडरी पावर्स हैं, वो उन सब का जो वो सारी पावर है किसको दी जाती हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं। ठीक है, इसीलिए भी यहाँ पर ये कहा गया है कि फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये कहा हमारे सिस्टम को आइवर जेनिंग्स के द्वारा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ हमारा जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर है वो है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।